स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूल लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मॉलिक्यूल क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल की हमारे पास डेफिनेशन आती है वो कुछ इस तरह से है। मॉलिक्यूल और डिफाइंड एज those which exist independently or may not exist independently। इन मॉलिक्यूल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये वो एटम कह लें या लिगो मैटर है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ये आज़ादाना तो वजूद अपना बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। तो एटम मॉलिक्यूल के हवाले से हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो है ना वो तीन लिहाज से हम उनको डिस्कस करेंगे। नंबर वन, हम लोग मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हवाले से डिस्कस करेंगे, यानी उनकी नेचर कैसी है। नंबर टू, एटॉमिसिटी के लिहाज से उनको हम डिस्कस करेंगे। और नंबर थ्री, जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो साइज के लिहाज से भी डिस्कस किए जाते हैं। तो नंबर वन हम पहले बात करते हैं नेचर की। नेचर के हवाले से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हवाले से याद रखेंगे आप, मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं होमोटॉमिक, और नंबर टू हेट्रोटॉमिक। तो पहले हम देखेंगे होमोटॉमिक कौन से होते हैं। होमोटॉमिक में याद रखेंगे ये वो मॉलिक्यूल हैं जो सेम टाइप और सेम काइंड ऑफ एटम में मौजूद होते हैं। दोज molecules that have same kind of यानी ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद होते हैं, उन्हें हम होमो एटॉमिक का नाम देते हैं। और होमो का वर्ड भी सेम होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक मिसाल है आपके पास S8। अब इस S8 के अंदर देखेंगे एक मॉलिक्यूल है सल्फर का, इसके अंदर 8 एटम एक जैसे सल्फर के मौजूद हैं। इसी तरह से H2 है, तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप देखें तो 2 एटम सेम हैं। इसी तरह से आपके पास P4 है, फास्फोरस है। तो ये देखें यहाँ पे ये फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है, इसमें 4 एटम फास्फोरस के सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल नाम से जाहिर है डिफरेंट। हेट्रो वैसे भी डिफरेंट को कहा जाता है। तो दो मॉलिक्यूल्स that have different kind of atoms in them, यानी वो मॉलिक्यूल जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मौजूद होते हैं। इसकी मिसाल हम लोग लेते हैं NH3 है हमारे पास,
ये देखिए अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें एक है नाइट्रोजन एटम का है और 3 एटम यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल ओवरऑल 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट या डिफरेंट एटमोसफेयर के बना। इसी तरह से आपके पास है H2S। तो यहाँ पे देखिए आप 2 हाइड्रोजन के एटम और एक सल्फर का, तो दोनों आपस में दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम पर मुश्किल होंगे उसे हम लोग हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी के लिहाज से हम कहेंगे कि जिनमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मोनो एटॉमिक और दूसरा हमारे पास होते हैं पॉलीएटॉमिक। वैसे इसके और भी टाइप हैं लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे 2 ही देखेंगे। मोनोटॉमिक कौन से हैं, पहले उनको देखते हैं। मोनो जैसे नाम से जाहिर है एक एटम, यानी वो मॉलिक्यूल जो एक एटम में मुश्तमिल होते हैं। दोज molecules that have only one atom, यानी वो वाले मॉलिक्यूल हैं जिनमें सिर्फ एक एटम मौजूद होता है। तो एक एटम वाले मॉलिक्यूल ज़्यादातर न्यूट्रल गैसेस हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है या क्रिप्टॉन। ये सारे सिंगुलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक एटम पर मुश्तमिल ये मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा हमारे पास है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। Those molecules that have 2 or more than 2 or same or kind of atoms in, यानी कि वो वाले मॉलिक्यूल हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उन्हें हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इनके अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो आपके पास H2SO4 है, इस तरह से NH3 है, CO2 है। तो ये कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर हो सकते हैं, इसमें हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल 2 तरह के हैं। एक हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम चलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल की तरफ। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये वो एटम है जो जिनका मैस कम होता है। Those
molecule that has less mass। जैसे पिछली मिसाल अगर हम देखें तो हमारे पास है CO2 H2O, इनका मैस ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। इसके बरक्स अगर हम लोग एक और मिसाल देखें, सॉरी माइक्रो मॉलिक्यूल की तरफ चलें। मैक्रो मॉलिक्यूल वो हैं जो जिनका मैस बहुत ज़्यादा होता है। इनका मैस बहुत बड़ा होता है। इसकी मिसाल हम लोग यहाँ पे हेमोग्लोबिन ले लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। हेमोग्लोबिन है, हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन के हवाले से। हेमोग्लोबिन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मैस बहुत बड़ा है। इसमें याद रखेंगे आप, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ऑलमोस्ट 10,000 एटम। इसके अंदर कम से कम 10,000 के करीब एटम मौजूद होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे याद रखेंगे, इट्स मास इज 68,000 टाइम्स heavier than हाइड्रोजन। ठीक है, इसका काम क्या है? इट कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड, ये ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। आयन क्या है? सबसे पहले तो हमें आयन की डेफिनेशन की तरफ जाना है। आयन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ स्पीशीज that carry either positive or negative charge is called an ion। यानी वो चीज़ जो जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उसे हम क्या नाम देंगे? आयन का नाम देंगे। तो इसकी मिसाल हम लेते हैं, हमारे पास सपोज करें Na पॉजिटिव है या Cl नेगेटिव है, यानी दो तरह के आयन हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आयन की अगर हम टाइप के वाले से बात करें तो हमारे पास आयन की दो टाइप्स हैं। पहले नंबर में आपने याद रखना है, आयन दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कैटायन और दूसरे होते हैं एनायन। कैटायन हमेशा उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पहले हम लोग कैटायन को देखते हैं। Those ions having positive charge on them are called cations। यानी वो आयन जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या नाम देंगे? कैटायन का नाम देंगे। अब कैटायन याद रखें, इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है? तो जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, जैसे सोडियम की मिसाल लें, ठीक है, तो
जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूट्रल एटम कौन सा ऐसा न्यूट्रल एटम, तो याद रखें अमूमन मेटल जो होते हैं हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर ये खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो पहले वाला ये है कि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, टू गेट स्टेबलाइज देमसेल्फ, टू गेट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू नोबल गैसेस। यानी पहले नंबर में तुमको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, या अपने आप को स्टेबलाइज करना होता है। दूसरे नंबर पे या तो इनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर लाना होता है। और तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि जब भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि हम एक मिसाल हमने देखी, सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलोजूल पर मोल है। यानी ये कह लें कि इनमें एनर्जी रिलीज अब्जॉर्ब होगी। तो इस वजह से जो कैटाइन है उनकी फॉर्मेशन को हम लोग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का भी नाम दे सकते हैं। यानी कैटाइन फॉर्मेशन जो है वो क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में जाए और फिर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाइन की। तो हमारे पास है जी एनाइन। एनाइन कौन से होते हैं? ये वो आयन होते हैं जिनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता है। दोज आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड एनाइन। तो एनाइन कौन बनाएंगे? इसकी मिसाल सबसे पहले हम लेते हैं। हमारे पास है फ्लोरीन है, और फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी इसकी वो -328 या 29 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, यह आपने इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे जब भी कौन से ऐसे मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल के या एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो याद रखेंगे आप नॉन मेटल मोस्टली गेन्स इलेक्ट्रॉन। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जब भी याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनमें एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? तो पहला केस इसका यही है कि टू गेट स्टेबलाइज्ड देम, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या फिर टू गेट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू नोबल गैसेस। यानी इनमें अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बराबर लाने के लिए। और तीसरा केस याद रखना है आपने कि जब भी कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस वजह से इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस का हम नाम देंगे इसको। यानी जो एनाइन की फॉर्मेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर आयन की। तो हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। क्या होता है?
मॉलिक्यूलर आयन है। इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन और लूज इलेक्ट्रॉन the resulting species is called as मॉलिक्यूलर आयन। इसके भी दो टाइप है हमारे पास। तो पहले नंबर पे तो नंबर 1 हमारे पास है जी कैटायनिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज या कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और दूसरा ये इसकी दो टाइप है। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन when a molecule lose electron, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो तब हमारे पास क्या बनता है, एक मॉलिक्यूलर कैटायन। यानी मॉलिक्यूलर कैटायन के बारे में है। तो इसकी मिसाल हमारे पास है अमोनियम की, यानी एक मोस्ट कॉमन इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसकी मिसाल लेते हैं, हमारे पास है सल्फेट, अब असल में इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। तो इसकी फॉर्मेशन के कई तरीके हैं। तो फॉर्मेशन इसकी हम कैसे करेंगे, फॉर्मेशन करने का तरीका ये है, व्हेन अ neutral molecule is bombarded with high energy radiation like एक्सरेज कह लें आप, ठीक है। यानी जब एक्सरेज वगैरह किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर टकराएगा तो उसकी वजह से कैटायनिक मॉलिक्यूलर या एनायनिक या मॉलिक्यूलर आयन पैदा होगा। तो ये हमारे पास है जी आयन और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। और आगे